सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। होपफुली सबने इस फर्स्ट वीडियो को जरूर कवर कर लिया होगा। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट भी बन जाएगा बहुत जल्द। सारा वीडियोस को लाइन बाय लाइन कवर करना है। होपफुली फर्स्ट वीडियो समझ में आ गया होगा। अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ। फर्स्ट क्लास होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट क्लास समझ में आ चुका है तो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट। सो आज का क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कुछ अदर बेसिक कंसेप्ट्स। टुडे वी विल गिव द हेडिंग ट्रांजैक्शन। ये जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, और रादर वी कैन राइट बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लिखो या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखो। ये तीन तरीके का होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और एक होता है पेपर ट्रांजैक्शन। सर पेपर ट्रांजैक्शन, यस, ये बुक में नहीं मिलेगा बट ये होता है। स्कूल में भी इसके बारे में नहीं बताएगा बट ये होता है। पेपर ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में एंटर नहीं करते पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, पेपर ट्रांजैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये रिवीजन करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन आर दोज इवेंट्स व्हिच ब्रिंग्स अ फाइनेंशियल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांजैक्शन वो इवेंट है which brings a financial change in the organization and which can be measured in terms of money, जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात, ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शंस आर दोज इवेंट्स व्हिच ब्रिंग्स अ फाइनेंशियल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वो इवेंट जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जो हमारे बिजनेस में एक फाइनेंशियल चेंज लेके आता है, वो ट्रांजैक्शन होता है। नाउ ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये तीन तरह के हम लोगों ने लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड पेपर ट्रांजैक्शन। तो याद रखेंगे कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट होता है। इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन सेटलमेंट इज मेड इमीडिएटली, हैंड ऑन हैंड बेसिस, वन टू वन बेसिस, तुरंत हाथों हाथ इमीडिएट सेटलमेंट। मान लो कि हम लोगों ने बिजनेस में गुड्स परचेज किया और हमने इमीडिएटली सप्लायर को उसका पेमेंट कर दिया। एक हाथ से हमने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और दूसरे हाथ से हमने सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। अब वो पेमेंट कैश में भी हो सकता है, लिक्विड कैश मतलब रुपया पैसा में, 500 का नोट 200 का नोट मिला के उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिए। वो ट्रांजैक्शन चेक से भी हो सकता है, वो ट्रांजैक्शन यूपीआई पेमेंट के थ्रू भी हो सकता है, जैसे फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, इन सब के थ्रू भी वो ट्रांजैक्शन हो सकता है। हर केस में अगर ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल्ड हो जा रहा है, मतलब जैसे हमने गुड्स परचेज किया बिजनेस में और उसका इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, इट बिकम्स अ कैश ट्रांजैक्शन। हमने जैसे ही कस्टमर को गुड्स सेल किया और हाथों हाथ पैसा ले लिया, वो पैसा हम चेक से ले सकते हैं, कैश में ले सकते हैं, यूपीआई के थ्रू ले सकते हैं, वॉलेट पेमेंट के थ्रू ले सकते हैं, एनी मोड। अगर ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल्ड हो जा रहा है उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेमेंट कैश में ही करना पड़ेगा। अगर कोई चेक से पेमेंट करे तो वो कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाए, ठीक है, जिसको पैसा लेना है उसको पैसा इमीडिएटली मिल जाए, जिसको पैसा पे करना वो इमीडिएटली पेमेंट कर दे। तो कैश ट्रांजैक्शन में होता है इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ व्हाट, इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। हिसाब से जिसको पैसा मिलना है उसको हाथों हाथ पैसा मिल गया और जिसको पैसा देना था उसने पैसा दे दिया। इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। यहां पे ट्रांजैक्शन इमीडिएटली क्लोज हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है, फ्यूचर डेट तक नहीं जाता है। इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन अकाउंट्स आर सेटल्ड, अकाउंट्स आर सेटल्ड at some future date,
तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के कंटेक्स्ट में क्या होता है ना, जो अकाउंट्स होता है उसका सेटलमेंट एक फ्यूचर डेट में होता है, इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे मान लो आज हम लोगों ने बिजनेस में गुड्स बेचा है, क्रेडिट बेसिस पे बेचा है, उधार में बेचा है, और कस्टमर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो हमको 2 महीना बाद पैसा दे देगा। हमने उसको गुड्स बेच दिया आज, पैसा मिलेगा 2 महीना बाद, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन उधार बाकी में करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने सप्लायर से गुड्स आज खरीदा, पेमेंट उसको हम 15 दिन बाद करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना सेटलमेंट इमीडिएटली नहीं होता है, कि जो अकाउंट्स का सेटलमेंट होता है, पैसे का जो लेन देन होता है, हिसाब किताब बराबर करना, ये सब होता है फ्यूचर डेट में। इसमें लिखा हुआ है अकाउंट्स आर सेटल्ड एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जहां पे अकाउंट्स इमीडिएटली सेटल नहीं होता है, अकाउंट्स गेट सेटल्ड एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, और पेपर ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखो लिखते हैं ट्रांजैक्शंस which are recorded in the books of accounts only। वो ट्रांजैक्शन जो कहां रिकॉर्ड होता है, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आर termed as पेपर ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं पेपर ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक ही सीमित है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट तक ही सीमित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेपर ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल जैसे बैड डेट। क्या होता है बैड डेट? अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोग को कोई भी आइडिया नहीं है अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में, फिर भी हम ट्राई करते एक्सप्लेन करने का। बैड डेट का मतलब होता है एक कस्टमर जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा था। ठीक है, हमने क्रेडिट बेसिस पे मान लो मिस्टर एक्स को 10,000 रुपया का सामान बेचा था। हमने क्रेडिट बेसिस पे उधारी पे मिस्टर एक्स को 10,000 का सामान बेचा था। इट मींस आई हैव अ राइट टू क्लेम ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। मतलब मेरे पास राइट है कि हम 10,000 रुपीज मिस्टर एक्स से क्लेम कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। हमने मिस्टर एक्स को 2 महीने का टाइम दिया था। 10,000 का गुड्स बेचा था उसको उधार में, और उसको 2 महीने का टाइम भी दिया था। 2 महीना बाद हम मिस्टर एक्स से पैसा लेने के लिए पहुंचे, वो उसका अता पता नहीं है, वो अता पता लापता हो गया है वो। ठीक है, लापतागंज चला गया है वो। आई एम नॉट एबल टू ट्रेस मिस्टर एक्स। हमने उसको 10,000 का सामान क्रेडिट बेसिस पे बेचा था, उधार में बेचा था। ठीक है, हम उसको फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है, किसी भी तरह से उसको हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिससे हमको पैसा लेना था ना, वो भाग गया। ठीक है, या फिर किसी कारण से वो पैसा नहीं दे पाया, मतलब वो मेरा बैड डेट हो गया। अ डेट विच बिकम्स बैड इज बैड डेट। बैड डेट क्या होता है और डिटेल में आगे का क्लासेस समझेंगे, बेसिक क्लास में ये सब कुछ कवर्ड रहेगा। अभी बस एक छोटा सा एग्जांपल कि बैड डेट एक पेपर ट्रांजैक्शन है जो बस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बैड डेट होगा जिससे हमको पैसा लेना था, अगर उससे पैसा नहीं मिल पाया, तो क्या कोई पैसा आया बिजनेस में? नहीं। क्या कोई पैसा गया बिजनेस से? बिल्कुल भी नहीं। पॉकेट से थोड़ी ना कोई कैश गया है। इसका मतलब बैड डेट एक पेपर ट्रांजैक्शन है जो बस बुक्स ऑफ अकाउंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाएगा। ठीक है, कॉमा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? हम लोग मशीन को यूज करते हैं, और मशीन को यूज करने के कारण से, रेगुलर मशीन को यूज करने के कारण मशीन का जो वैल्यू है ना, वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे कम होते जाता है। कोई भी मशीन को हम लोग जब यूज करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत वो मशीन बहुत अच्छा चलता है, स्मूथली चलता है, पर जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है, ठीक है, उसको यूज करते करते उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब हम रेगुलर यूज करते रहेंगे ना, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। मान लो एक मशीन है, उसको हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, समय बीतते बीतते क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा मशीन पुराना होगा। ठीक है, मशीन स्मूथली काम करना बंद कर देगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन।
ठीक है, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट तक ही लिमिटेड होता है, ये अपना आगे कोई जगह नहीं बना पाता, मतलब ये रियल लाइफ में एंटर नहीं करता। रियल लाइफ में हम लोग दो ही ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन को और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग पेपर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन में हम लोग को ये समझना है कि जैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए कुछ रूल्स तो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे केस वन, if in the statement, कैश इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कैश वर्ड इज गिवन, कैश वर्ड इज गिवन, इफ इन द स्टेटमेंट कैश वर्ड इज गिवन, अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है तब वो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, आंसर है कैश ट्रांजैक्शन। किसी भी स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे कि कैश वर्ड मेंशन किया हुआ है तब वो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन। ये बात हमको याद रखना है, किसी भी स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं कि कैश वर्ड दिया है तो हम समझ जाएंगे कि वो एक कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, परचेज्ड, परचेज का मतलब होता है खरीदना, परचेज्ड गुड्स, गुड्स का मतलब अभी के लिए समझो सामान खरीदना, फॉर कैश, कैश देने के बदले हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कैश देने के बदले हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, ₹50,000, ये एक स्टेटमेंट है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000, ये एक स्टेटमेंट है एंड ये एक कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया हुआ है इसलिए ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। फिर आएगा, लिखेंगे केस टू, if in the statement cash and name of the party, कैश एंड नेम ऑफ द पार्टी को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, if in the statement cash and name of the party both are given, both are given, ठीक है, both are given, यहां लिख देते हैं कैश एंड नेम ऑफ द पार्टी बोथ आर गिवन, तब भी याद रखेंगे कि वो एक कैश ट्रांजैक्शन होगा। अगर स्टेटमेंट में कैश और पार्टी का नाम दोनों मेंशन किया हुआ है, स्टेटमेंट में कैश वर्ड भी मेंशन किया हुआ है एज वेल एज पार्टी का नाम भी मेंशन किया हुआ है। सर पार्टी मतलब कौन सा पार्टी, ठीक है, कौन सा पार्टी का बात हो रहा है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व रहेगा। जैसे मान लो एक पेन को अगर बेचा जा रहा है तो उसमें एक बायर होगा और एक सेलर होगा, दीज आर कॉल्ड पार्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन या पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। तो जब भी स्टेटमेंट में कैश वर्ड भी दिया रहेगा और पार्टी का नाम दोनों दिया रहेगा, स्टेटमेंट में कैश वर्ड भी दिया है एज वेल एज पार्टी का नाम दोनों दिया हुआ है, तो भी वो क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹50,000, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन, ये भी हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, राम से परचेज कर रहे हैं, राम हमारा सप्लायर है जो हमको गुड्स सप्लाई करता है, हाथों हाथ उसको हम कैश दे रहे हैं, कैश के बदले खरीद रहे हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है।
ठीक है, इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है कैश ट्रांजैक्शन, कैश और पार्टी का नाम भी दिया हुआ है तो भी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश और पार्टी का नाम दोनों दिया है तो भी कैश ट्रांजैक्शन। फिर लिखेंगे केस 3, इफ इन द स्टेटमेंट paid oblique received word is given, paid oblique received word is given, if in the statement paid oblique received word is given, अगर स्टेटमेंट में पेड या फिर रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट में पेड या फिर रिसीव्ड वर्ड दिया है तो भी वो क्या माना जाएगा, तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगा। अगर स्टेटमेंट में पेड वर्ड दिया है या फिर रिसीव्ड वर्ड दिया है तो भी वो कहलाएगा कैश ट्रांजैक्शन। जैसे पेड वेजेस टू वर्कर्स, पेड वेजेस टू वर्कर्स ₹1 लाख, हमने वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट किया 1 लाख रुपया, ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्या पे करेंगे हम लोग, ईटा बालू पत्थर धूला मिट्टी क्या पे करेंगे, ऑब्वियसली कैश का पेमेंट करेंगे। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन है। या फिर दूसरा एग्जांपल, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने रिसीव किया ₹40,000, इसका मतलब हमने श्याम से 40,000 रुपया रिसीव किया है, तो भी ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि स्टेटमेंट में रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में पेड या फिर रिसीव वर्ड दिया रहेगा तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। स्टेटमेंट में सिर्फ कैश वर्ड दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट में कैश एंड पार्टी का नाम दोनों दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट में पेड या फिर रिसीव वर्ड दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। ये तीनों ही केसेस में कैश ट्रांजैक्शन है। अब लिखेंगे केस 4, if in the statement only name of the party, हाईलाइट कर लेंगे वर्ड, इनवर्टेड कॉमास में रखेंगे वर्ड नेम ऑफ द पार्टी। If in the statement only name of the party is given, अगर स्टेटमेंट में सिर्फ नेम ऑफ द पार्टी दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, तब वो कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी पार्टी का नाम तभी रिकॉर्ड करते हैं अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी पार्टी का नाम तभी रिकॉर्ड होता है व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार बाकी वाला जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसी में पार्टी का नाम रिकॉर्ड होता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए मुकेश अंबानी आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, या फिर हम जा रहा है, या फिर कोई भी XYZ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कोई हाथों हाथ पैसा देगा और पेट्रोल भरवा के वहां से निकल लेगा। तो पेट्रोल पंप का जो ओनर है या फिर जो स्टाफ है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके कार पे या किसके टू व्हीलर में पेट्रोल फिल कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे उधार बाकी नहीं चलता है जनरली, तो वहां पे ना फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कौन है, उसका एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, उसका नाम लिखो। पार्टी का नाम हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इट इज अ केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आज कोई मेरा बिजनेस में आके 10 रुपया का पेन पैसा देके खरीद के लेके जाएगा, हाथों हाथ 10 रुपया देगा, पेन लेके जाएगा, हमको नहीं फर्क पड़ता वो सामने वाला चिंटू है मिंटू है कौन है, हमको नहीं फर्क पड़ता। बट अगर वो 10 रुपए का पेन उधार में लेके जाना चाहता है, तब हम पहला बात तो उधार उसी को देंगे जिसको हम पहचानते हैं, और तुरंत उसका नाम हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने आज के रेट पे चिंटू को 10 रुपया का पेन उधार में बेचा है, तो कल को हमसे उससे 10 रुपया लेना है, राइट। तो हम लोग पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करते हैं ओनली व्हेन इट इज केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओनली व्हेन इट इज केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है ना, तभी हम लोग सिर्फ पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज कभी भी हम लोग पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेवर, वी नेवर रिकॉर्ड बुक्स नेम ऑफ द पार्टी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
until unless it is a credit transaction. तो अगर स्टेटमेंट में सिर्फ पार्टी का नाम दिया है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इससे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000। तो देखो यहां पे परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिखा है, पार्टी का नाम है राम और गुड्स का वैल्यू कितना है 50,000, ट्रांजैक्शन का वैल्यू है 50,000, बट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन था। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन था। पेड वेजेस टू वर्कर्स, कैश ट्रांजैक्शन था। रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश ट्रांजैक्शन था। बट परचेज गुड्स फ्रॉम राम सिर्फ पार्टी का नाम दिया है, कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है, तब ये हो गया हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अ कैश ट्रांजैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Moving on to the next topic, we will give the heading goods oblique merchandise oblique commodity। तो हम लोग को गुड्स, मर्चेंडाइज एंड कमोडिटी का मतलब समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग के टर्म्स में गुड्स क्या होता है तो समझते हैं, लिखो मेरे साथ। गुड्स आर द कमोडिटीज, गुड्स आर दोज कमोडिटीज या फिर द कमोडिटीज which are purchased or manufactured by the business with the object of रीसेल। क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो वर्ड, मार्किंग कर लो वर्ड रीसेल। तो गुड्स वो कमोडिटी है जो हम खरीदते हैं बिजनेस में रीसेल करने के लिए, ठीक है। एनीथिंग विच हैज बीन परचेज्ड बाय द बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल वो गुड्स होता है। हर वो चीज जो हम बिजनेस में खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए, इसको आगे बेचने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में गुड्स बोलते हैं। जैसे फर्नीचर परचेज्ड बाय अ फर्नीचर डीलर। एक फर्नीचर का डीलर अगर फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर का डीलर कौन होता है, जो रोज फर्नीचर खरीदता है, रोज फर्नीचर बेचता है। फर्नीचर का डीलर है मतलब ही डील्स इन सच गुड्स, ही डील्स इन फर्नीचर। वो सप्लायर से फर्नीचर खरीदता है, अपने कस्टमर्स को फर्नीचर ही बेचता है। तो ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फर्नीचर में डील करता है और अगर वो फर्नीचर परचेज करता है, फर्नीचर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का डेस्क हो गया, ठीक है, चेयर्स हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, अलमीरा, वुडन चेयर्स हो गया, ये सब हो गया फर्नीचर। अगर कोई भी फर्नीचर का डीलर है और वो फर्नीचर में रेगुलर बेसिस पे डील करता है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। गुड्स वो कमोडिटी होता है जिसको हम खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। एनीथिंग व्हिच हैज बीन परचेज्ड बाय द बिजनेस और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। ऐसा क्यों लिखा है, बहुत तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर सामान बना के बेचता है, मेक एंड सेल स्ट्रेटजी। एक होता है ट्रेडर, ट्रेडर गुड्स को खरीद के आगे बेच देता है। क्लियर। जैसे जहां से हम लोग पेन खरीदते हैं ना, वो रिटेलर है, वो ट्रेडर है, ठीक है, वो ट्रेडर है। वो पेन खुद नहीं बनाता है, वो पेन खरीद के 10 में खरीद के हमको 12 रुपए में बेच देता है, 2 रुपए अपना प्रॉफिट रखता है। और जो पेन बना के बेच रहा है, लिंक कंपनी जो पेन बना के बेच रहा है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर है।
तो बना के बेच रहा है तो भी वो उसके लिए वो गुड्स होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज करेगा बनाने के लिए, और खरीद के बेच दे रहा है तो भी वो रीसेल के लिए कर रहा है। तो गुड्स आर दोज कमोडिटीज विच आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। एनीथिंग इन द बिजनेस जिसको हम लोग रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं वो गुड्स है। जैसे बिल्डिंग, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय अ बिल्डर। एक बिल्डर ने जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया है, कंस्ट्रक्टेड बाय अ बिल्डर, तो बिल्डर ने बिल्डिंग क्यों बनाया होगा भाई, उसको बेचने के लिए बनाया है ना, बिल्डर ने तो बिल्डिंग बेचने के इंटेंशन से बनाया है, तो बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है, वो गुड्स है, ठीक है, वो उसका गुड्स होता है। क्लियर? तो गुड्स क्या होता है, गुड्स वो कमोडिटीज है जिस आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। फर्नीचर का डीलर अगर फर्नीचर बेच रहा है, ठीक है, फर्नीचर में डील कर रहा है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। एक बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है उसके लिए बिल्डिंग गुड्स होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको बना ही रहा है वापस से उसको बेचने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये रहने वाला है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ inverted commas open separate legal entity, as per the concept of separate legal entity, comma a business and its owners, ठीक है, a business and its owners are two separate and distinct persons। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या समझाता है कि एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक बिजनेस और उसके जो ओनर्स है, बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्संस हैं, मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे मान लो बिजनेस का ओनर है मिस्टर गणेश और उसने अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है, दुकान का नाम रखा है गणेश ट्रेडर्स, ठीक है। बिजनेस का जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसका नाम क्या है, मिस्टर गणेश, और उसने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दुकान का नाम रखा है गणेश ट्रेडर्स। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, मिस्टर गणेश एक अलग एंटिटी है, एक अलग इंडिविजुअल है, एक अलग इंडिविजुअल है, एंड गणेश ट्रेडर्स एक अलग बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दीज आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्संस, दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है और उसका जो प्रोप्राइटर है वो अलग है। यही हम लोग को समझाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस अलग है और उसका जो प्रोप्राइटर है वो डिफरेंट है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2, प्रोप्राइटर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ओनर, तो बिजनेस का ओनर होता है ना, दैट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रोप्राइटर का जो पर्सनल एक्सपेंसेस है आर नेवर रिकॉर्डेड हम लोग एक्सपेंसेस की जगह बेटर होगा वर्ड लिखेंगे पर्सनल ट्रांजैक्शंस। प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, ठीक है,
are never recorded in the books of accounts maintained by the business, maintained by the business। तो बोल रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या समझाता है कि प्रोप्राइटर अलग है और उसका बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, मालिक अलग है, मालिक का जो बिजनेस है वो अलग है। दीज आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्संस। और प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है ना, जैसे प्रोप्राइटर ने घर के लिए टीवी खरीदा, ठीक है, या फिर प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल काम के लिए बैंक से लोन लिया है, बिजनेस के सिलसिले में लोन नहीं लिया है, प्रोप्राइटर ने अपना घर का रेंट का पेमेंट किया, ये सब बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग वो अपना अलग करेगा, वो अपना हिसाब किताब अलग समझेगा। अकाउंटिंग जो हम लोग बात करते हैं ना, वो हमेशा बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। अकाउंटिंग जो किया जाता है वो हमेशा बिजनेस के कंटेक्स्ट में किया जाता है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है। इसलिए प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है उसको बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं मिलता है। तो यही था सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। आगे हम लोग और भी कंसेप्ट सीखेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ क्लास कैसा समझ में आ रहा है, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।